नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मास्टर प्लस एजुकेशन में। अपन को ये बात तो समझ में आएगी कि भाई संविधान एक प्रकार का क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लॉज, जिसमें क्या लिखे होते हैं, नियम और कानून लिखे होते हैं जो भारत के लोगों पर या जिस देश का संविधान है उन लोगों के ऊपर लागू होता है। ठीक है, परंतु गुरुजी ये बात तो हमारे समझ में आ गई कि संविधान क्या होता है और इनके द्वारा सरकार बनाई जाती है, अपन को मत देने का अधिकार होता है, और जिस देश का संविधान जितना पावरफुल होता है उस देश की सरकार भी क्या होगी, उतनी पावरफुल होगी, उस देश की जनता भी उतनी पावरफुल होगी और वह देश एक डेवलप्ड कंट्री कहलाएगा। तो गुरुजी आप हमें ये बताइए कि हमें जो संविधान का जो आइडिया है, भारत की जनता को संविधान का आइडिया कहाँ से आया। आप अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, परंतु जहाँ तक आपको पैसे की कमी महसूस नहीं हुई वहां तक तो आपने तैयारी नहीं की। आप तैयारी करने कब आते हो, जब आपको फैमिली बैकग्राउंड से लगता है कि हाँ अपन थोड़े क्या है, इकोनॉमिक रूप से कमज़ोर हैं या अपन को पैसे की ज़रूरत है या ज़िंदगी में अपन को सेटल होना है, इसलिए क्या कर रहे हैं, अपन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी आधार पर क्या होता है, जहाँ तक अपन को संविधान की ज़रूरत महसूस नहीं हुई तो अपन क्या संविधान बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। तो बात है बेटा मध्यकाल की लगभग मैं बताऊं कि 1600 एडी की। अब इसमें क्या होता है, 1600 ईस्वी में ऑब्वियसली यहाँ पर जो अपना जो भारत है इंडिया में, अब इंडिया में कौन रूल कर रहा था उस टाइम पे, इंडिया में रूल कर रहा था अकबर रूलर था इंडिया का, मुगल एम्पायर था। तो 1600 एडी में ब्रिटिशर्स ब्रिटेन के लोग क्या है, ब्रिटेन में क्या है, पुनर्जागरण स्टार्ट हो गया लगभग मध्यकाल के दौरान। और ये पुनर्जागरण जो रेनेसांस है, अपन जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा वहां पर अपन ब्रीफली डिस्कस करेंगे। यहां तक आप ऐसा समझिए कि ब्रिटेन में क्या स्टार्ट हो गया, रेनेसांस स्टार्ट हो गया। तो वहां के लोगों में होड़ मची, किस चीज की होड़ मची, कि मान के चलिए पूरी पृथ्वी है, तो इस पूरी पृथ्वी में कितने देश हैं, कहां कहां पर किन किन देशों की इकोनॉमिक पावर ज़्यादा है, कहां कहां के देशों की पॉलिटिकल पावर ज़्यादा है, कहां कहां बड़े नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो इन चूंकि ये जो ब्रिटेन है ये लगभग यहाँ पर पड़ता है और अपना जो इंडिया है वो कहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है। तो ब्रिटेन में रेनेसांस के दौरान क्या हुआ, होड़ मची। किसकी होड़ मची, कि पृथ्वी पर और भी कितने देश हैं जहाँ की इकोनॉमिक पावर अच्छी है, तो एक प्रकार से क्या है, व्यापार करने की होड़ जगी। तो ब्रिटिश के लोग, जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स पहले जो व्यापार करते थे इस रूट से, जैसे मान के चलिए इंडिया है। अब इंडिया और ब्रिटेन से पहले क्या होता था, मसालों का व्यापार होता था, क्योंकि चूंकि ब्रिटेन क्या है, एक ठंडा प्रदेश है और क्या खाता है, मांस वगैरह खाता है। तो मांस वगैरह को सुरक्षित रखने के लिए अधिक दिन तक क्या जरूरत पड़ती है, उनको मसालों की जरूरत पड़ती है। चूंकि अपना जो भारत है वो सोने की चिड़िया कहलाता है। अब सोने की चिड़िया कहलाता है तो ऐसे तो थोड़ी कहलाता होगा, मान के चलिए अपना भारत है, अब अपना भारत सोने की चिड़िया ऐसे थोड़ी कहलाता है। यहाँ पर गंगा नदी का मैदान है, यहाँ पर सिंधु नदी का मैदान है, इधर ब्रह्मपुत्र नदी, बहुत सारी नदियाँ हैं। तो अपने देश में क्या है, जो एग्री प्रोडक्शन है, एग्री प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो शुरू से क्या है, स्पाइसेज का जो व्यापार है, स्पाइसेज जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो कहाँ होते हैं, अपने दक्षिण भारत में, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, चेन्नई, यहाँ से क्या होता है, स्पाइसेज सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, स्पाइसेज का, मसालों का।
तो ब्रिटेन और इंडिया के मध्य ये जो रूट है, ये सेंट्रल एशिया वाला रूट, मुस्लिम प्रदेश सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। तो ब्रिटेन और इंडिया के मध्य जो मसालों का व्यापार होता था वो सेंट्रल एशिया से होता था। परंतु कुस्तुनतुनिया के युद्ध के बाद तुर्कों ने और मुस्लिमों ने मिलकर क्या कर दिया, इस मार्ग को बंद कर दिया, इस मार्ग को बंद कर दिया। अब व्यापार कहाँ से करें, ये तो बहुत बड़ी झंझट होगी ब्रिटेन वासियों के, कि व्यापार कहाँ से किया जाए, काहे का, मसालों का। क्योंकि इनके और इनके मध्य तो क्या हो गया, इनके और तुर्कों के मध्य तो जहाँ से ये रास्ता जा रहा था, तो इनके मध्य तो क्या हो गया, युद्ध हो गया। परंतु और इन्होंने क्या कर दिया, इस मार्ग को ब्लॉक कर दिया। फिर रेनेसांस के दौरान, पुनर्जागरण के दौरान यूरोप महाद्वीप में क्या है, होड़ मची, कहाँ की, पूरी पृथ्वी को खोजने की। तो इन्होंने सबसे पहले इंडिया से व्यापार करने के मार्ग खोजे। तो इन्होंने सबसे पहले समुद्री मार्ग खोजा। समुद्री मार्ग किधर से, ब्रिटेन से अफ्रीका के नीचे होता हुआ, ये यहाँ मान के चलिए अफ्रीका महाद्वीप, आप वर्ल्ड मैप में देख लीजिए, ये अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप से ये इंडिया जाता हुआ ये मार्ग सबसे पहले किन्होंने खोजा, ब्रिटेन के लोगों ने। और जब इन लोगों ने यहाँ आकर देखा, इंडिया में आकर देखा, तो यहाँ पर तो क्या है, बहुत सारा यहाँ पर मसालों का उत्पादन होता है, यहाँ पर नील की खेती होती है, चावल की खेती है, तो यहाँ पर भरपूर मात्रा में एग्री प्रोडक्शन हो रहा है। तो इन लोगों ने सोचा, जब ये लोग वापस गए यहाँ से भारत की यात्रा करके, तो ये लोग वापस गए कहाँ पर, अपने देश ब्रिटेन। तो इन लोगों ने जब ब्रिटेन में कौन था सरकार के तौर पर, एलिजाबेथ प्रथम। अब एलिजाबेथ प्रथम थी उस टाइम पे। तो जब ये लोग यहाँ से वापस ब्रिटेन गए, तो एलिजाबेथ को इन्होंने बात बताई कि पूर्व, जो पृथ्वी के पूर्व दिशा में एक देश है इंडिया, और उसके पास भी सटे हुए हैं, तो क्योंकि ये तो क्या है, पूर्व की यात्रा पर आए थे भारत का जो मार्ग खोजने के लिए। तो इन्होंने कहा ब्रिटेन में जाकर एलिजाबेथ प्रथम से कहा कि जो भारत है, पूर्व देश जो भारत है, वहाँ पर क्या है, मसालों की खेती होती है, मसालों के साथ साथ क्या है, बहुत सारे एग्री प्रोडक्ट्स हैं जो भारी मात्रा में निकल कर आते हैं वहाँ से। तो एलिजाबेथ के मन में क्या होगी, जिज्ञासा जाग गई। अब जिज्ञासा जाग गई तो इन्होंने, एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया, जितने भी बड़े बड़े व्यापारी थे उन व्यापारियों को बुलाया और डील करी कि क्या नाम से, तुम कहाँ जाओगे व्यापार करने के लिए, इंडिया जाओगे। तो इंडिया जाओगे, तो अब इंडिया कहाँ पर स्थित है, पूर्व में स्थित है। तो इन्होंने 100 व्यापारियों की एक कंपनी बनाई, जिसमें 100 ट्रेडर्स थे। अब उस कंपनी को क्या नाम दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आ गई। अब आई तो व्यापार करने थी, किस पर्पज से भेजा ईस्ट इंडिया कंपनी को, कमर्शियल पर्पज से। अब आए तो व्यापार करने थे, परंतु ये क्या करने लग गए, यहाँ पर पॉलिटिकल, अपना जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स का विस्तार करने लग गए। धीरे धीरे क्या है, भारत के लोगों पर डोमिनेंस बनाने लग गए, उनके ऊपर क्या करने लगे, अत्याचार करने लगे। और यहाँ से भर भर के पैसा कहाँ ले जाने लगे, ब्रिटेन ले जाने लग गए। तो अब चूंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी डर था इस चीज़ का कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो व्यापारी आए थे, अब ईस्ट इंडिया कंपनी में जो व्यापारी आए थे, तो वो लोग क्या करने लग गए, अब मैंने बताया कि आए तो व्यापार करने थे, परंतु क्या करने लगे, पॉलिटिक्स करने लग गए। तो भर भर के पैसा कहाँ ले जाने लग गए, ब्रिटेन। जब यहाँ से वो सेवानिवृत्त होकर कहाँ जाते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, अब यहाँ से सेवानिवृत्त होकर कहाँ जाते थे, वो ब्रिटेन जाते थे। जब ब्रिटेन जाते थे तो यहाँ से पैसा भर भर के ले जाते थे। अब गुरुजी पैसा भर भर के ले जाते थे, तो अब बड़े आदमी होंगे, ऐसे ही सीधी सी बात है, अगर पैसा भर भर के ले जा रहे हैं, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है
अब कोई भी आदमी मान के चलिए बड़ा आदमी हो जाता है, जैसे भारी पैसा, जैसे कोई भी आदमी, ऐसा समझिए आप, कोई भी आदमी पहले गरीब था, तो गरीब था तो उसको, उसके आसपास के लोग थे उसको जीने नहीं देते थे, दिन रात उसको तलते रहते थे, ऐसा है वैसा है कुछ भी, कुल मिला के उस पर एक डोमिनेंस बना के रखते थे। परंतु जब वो आदमी धीरे 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 क्या है, पैसे वाला हो जाता है, तो वो आदमी फिर क्या है, इन लोगों की सुनेगा जो पहले उसको टॉर्चर कर रहे थे, अब तो खुद वो टॉर्चर करने लग जाएगा। तो ऐसा ही कुछ केस ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने के दौरान हुआ। तो जो ब्रिटिशर्स के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, एम्प्लॉयज, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे, वो क्या कमा के ले जाते थे, यहां से पैसा कमा के ले जाते थे, और क्या हो गए थे, रिच हो गए थे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने सोचा कि ये लोग वहां से पैसा भर भर के ला रहे हैं, अगर ये लोग अपन से पावरफुल हो गए तो ये अपनी थोड़ी सुनेंगे। कोई भी आदमी है, जैसे कंपनी है, कोई भी कंपनी है, अब कंपनी में कोई भी आदमी गया, फ्रेशर्स, अब फ्रेशर्स आदमी जिसकी जो सैलरी है 5,000 पाता है, तो उसके ऊपर के जो लोग हैं, मैनेजर हैं, डीएम है, एमडी है, तो उसके ऊपर क्या करेंगे, एक रोप जमाएंगे कि ए कर, यू कर, ऐसा कर, वैसा कर। परंतु वो उसके टैलेंट के आधार पर 5,000 सैलरी पाने वाला आदमी एमडी से भी ऊपर का पोस्ट अगर वो गेन कर लेता है, अचीव कर लेता है, तो फिर वो क्या करेगा, क्या उनकी सुनेगा, क्या वो उसको कंट्रोल में कर लेगा। तो जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉय क्या है, पैसा कमा करके क्या हो गए, रिच हो गए। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर ये लोग अपन से रिच हो गए, इनके पास पैसा ज्यादा हो गया, तो ये क्या हो गया, अपनी नहीं सुनेंगे, ये क्या है, अपन को सुनाने लग जाएंगे। तो इस कारण कंपनी के व्यापारियों को कंट्रोल करने के लिए, या ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, सबसे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, उसको रेगुलेट करने के लिए, तो सबसे पहला एक्ट था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट था। तो ये जो मैंने इतिहास बताया, ये तो अपन इंडिया की जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया, उसमें आप बहुत स्टेप बाय स्टेप ब्रीफली इसको कवर करेंगे। ये तो केवल मैंने आपको एक मोटी मोटी कहानी सुनाई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस प्रकार एंटर हुई। अब वास्तविक जो संविधान की शुरुआत होती है वो अब यहां से होती है, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट। अब देखना, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट एक तो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे, रूल ऑफ ईस्ट इंडिया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, रूल कर रही थी, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब रूल कर रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहां से कहां तक रूल किया। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट है ना, भारत का जो संविधान का जो विकास हुआ है, तो जो विकास हुआ है उसके लिए सबसे पहले तो मैंने बताया ईस्ट इंडिया कंपनी आई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, व्यापारिक कार्य कर रही थी, व्यापारिक कार्य करने के साथ साथ क्या करने लगी, पॉलिटिकल कार्य भी करने लगी, आपके पॉलिटिक्स में भी क्या है, एंटर करने लगी। और यहाँ से भर के पैसा कहाँ ले जाने लगे, ब्रिटेन ले जाने लग गए। अब ब्रिटेन ले जाने लग गए तो ब्रिटेन की सरकार को चिंता होने लगी कि ये लोग अपन से रिच हो गए, तो अपन को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, अपनी नहीं सुनेंगे। तो इस कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले जो एक्ट लाया गया उसको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई होगी आपके बात, आशा करता हूं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट है उसको अपन दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। पहला तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जब रूल कर रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एरा है वो कहां से कहां तक है, 1773 से लेकर 1853 के। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो काल था
ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एरा था वो कहाँ से कहाँ तक था, 1773 से लेकर 1853 तक। चूंकि जब आपने सुना होगा 1857 की जो रिवोल्ट है, 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो उसके बाद काफ़ी मेजर चेंजेस हो गए थे। अब काफ़ी मेजर चेंजेस हुए थे कि उसमें क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूलिंग सिस्टम था, ईस्ट इंडिया कंपनी को का जो रूलिंग सिस्टम था वो छीन लिया था किसने, ब्रिटिश क्राउन ने। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थी वो किसको ट्रांसफर कर दी गई थी, आपके ब्रिटिश क्राउन को। तो उसके बाद जो रूल करेगा इंडिया पे, इंडिया पे जो रूल करेगा, इंडिया पे कौन रूल करेगा, आपका ब्रिटिश क्राउन। तो ब्रिटिश क्राउन का जो एरा है अब वो कहां से स्टार्ट होता है, आपके 1858 से लेकर 1947, जब भारत आजाद हो जाता है, 1947 के दौरान जब भारत आजाद हो जाता है, तो उसके बाद 1857 के बाद जो शासन था, जो रूल था, वो कौन करता है, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा होता है। तो इसको अपन दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले पार्ट्स तो पहले जो एक्ट आते हैं, एक्ट बनते हैं, रेगुलेशन बनते हैं, तो वो किसके लिए बनाए जाते हैं, कंपनी के लिए बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद जो फैसला आता है 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की रिवोल्ट के बाद, अब उसमें क्या है, भारतीयों को स्थान मिलने लग गया। तो ये जो एक्ट आएंगे अब 1857 के बाद जो एक्ट आएंगे उनमें क्या है, भारतीयों की भूमिका अपन को ज़्यादा देखने को मिलेगी कंपेरिजन टू ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान। अब ईस्ट इंडिया कंपनी में तो क्या है, भारतीयों को शामिल नहीं किया गया, परंतु जब 1857 की क्रांति हो गई उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर्स हैं वो किसको ट्रांसफर कर दी गई, ब्रिटिश क्राउन को। फिर उसके बाद एक नया मोड़ अपन को देखने को मिलता है। तो अपन बात करते हैं आज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तसल्ली से पढ़िए, क्योंकि जनरली आजकल क्या है, ट्रेंड चल रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट से अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में पुट अप हो रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। अब 4-5 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो यहां से बनते हैं। अब अपन बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। चूंकि बात आपकी क्लियर हो गई आपके माइंड में कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था वो किसके लिए लाया गया था, ये चीज़ मैंने ये पूरी जो हिस्ट्री बताई अभी, तो उस हिसाब से आपकी क्लियर हो चुकी होगी। तो मैं फिर भी लिख देता हूं पॉइंट। इट वाज द ठीक है दोस्तों, इट वॉज द फर्स्ट एक्ट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। यह ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया फर्स्ट इनिशिएटिव था इंडिया में, फर्स्ट एक्ट था जिसके द्वारा क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया गया। कुल मिला के यूँ है कि जो व्यापारी यहाँ से पैसा कमा के ले जा रहे थे बहुत ज़्यादा, तो उनको उन पर एक ब्रेकर लगाने के लिए, उनको एक कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। उसमें क्या है, बहुत सारे प्रावधान थे। अब वो जो प्रोविजंस थे, उन प्रोविजंस के आधार पर जो लोग यहाँ पर लूटाकोसी कर रहे थे इंडिया वालों से, तो उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। तो इसमें क्या क्या फीचर्स थे उनकी अपन बात करते हैं।
अब देखना, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब सबसे पहले जो अपना जो केंद्र बनाया था, व्यापारिक केंद्र, कमर्शियल सेंटर बनाया था, वो तो क्या बनाया था, आपके किसको बनाया था, पहले सूरत को, दूसरा किसको बनाया था, मुसोलीपट्टनम, तीसरा किसको बनाया था, बंगाल को। ठीक है, सबसे पहले तो किसको, सूरत को, दूसरा किसको, मुसोलीपट्टनम, जो कहां पर है, चेन्नई में है, और तीसरा बंगाल को, मतलब कलकत्ता को बनाया था। तो जब अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं अपन, अब फ्लैशबैक में अपन चलते हैं, 1726 में इनका क्या है, एक चार्टर एक्ट आया था। तो 1726 में इन्होंने क्या किया, इसका डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, ये जो मद्रास सॉरी बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, जो सूरत है, सूरत उस जमाने में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। मुसोलीपट्टनम है वो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आती थी। जो बंगाल जो कलकत्ता है वो किसके अधीन आता था, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। तो 1726 के चार्टर एक्ट में क्या किया इन्होंने, बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर क्या कर दिया, एक गवर्नर जनरल की स्थापना कर दी, सॉरी गवर्नर, एक गवर्नर यहां पर बैठा दिया इस पूरी प्रेसिडेंसी को कंट्रोल करने के लिए। यहां पर भी क्या कर दिया, एक गवर्नर बैठा दिया, यहां पर भी क्या कर दिया, एक गवर्नर बैठा दिया। अरे गवर्नर का मतलब सीधा सीधा मैं बताऊं, समझ में नहीं आ रहा हो तो, अभी वर्तमान में राज्यपाल है। अब यहां पर क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन है। अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अपना भारत के एग्जाम्पल से बताता हूं मैं। अब पूरा भारत है, अब पूरा भारत का एक राष्ट्रपति होता है। अगर राष्ट्रपति पूरे भारत को कंट्रोल करे तो क्या हो जाता है, सेंट्रलाइजेशन। बात को समझना, एक तो होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब तो क्या होता है, जैसे भारत है और भारत में 28 राज्य हैं, अब उन 28 राज्यों को अकेला केवल राष्ट्रपति कंट्रोल करे तो क्या, सेंट्रलाइजेशन। अब एक जने के हाथ में पूरे 28 राज्यों को तो वो कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो क्या कर देता है, हर राज्य में अपना प्रतिनिधि, अपना रिप्रेजेंटेटर स्थापित कर देता है, अपना रिप्रेजेंटेटर क्या कर देते हैं, स्थापना कर देता है, उसकी बैठा देता है वो। जैसे वर्तमान में भी गवर्नर है, हर राज्य में क्या है, एक एक गवर्नर है। तो डायरेक्ट किसका प्रतिनिधि होता है, आपके केंद्र सरकार का, तो उसको बोलते हैं अपन डिसेंट्रलाइजेशन। तो 1726 में क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी लाई गई। जो जो एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कैप्चर किया गया था, जैसे सूरत है, बंगाल जो सूरत है वो किसके प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। तो इन्होंने जो ये कोस्टल एरियाज हैं, जहां जहां से व्यापार करते थे, इनको क्या है, कवर अप कर लिया था। और यहां पर क्या कर दिया था, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी का अलग गवर्नर बैठा दिया, मद्रास प्रेसिडेंसी पर अलग गवर्नर और बंगाल प्रेसिडेंसी पर अलग गवर्नर। तो ये तो क्या हो गया, आपके सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। ठीक है, परंतु अब 1726 के चार्टर में तो इन्होंने क्या किया, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया। परंतु जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसमें क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, सॉरी सेंट्रलाइजेशन कर दिया वापस। अब सेंट्रलाइजेशन कैसे किया, ये वापस आपकी तीनों प्रेसिडेंसीज, यहां पर भी गवर्नर, यहां पर भी गवर्नर। परंतु ये जो बंगाल का गवर्नर है, अब बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया, गवर्नर जनरल। बात को समझना, 1726 का जब जो चार्टर एक्ट आया था उसमें तो क्या है, तीनों जगह अलग अलग गवर्नर स्थापित कर दिया था इन्होंने। परंतु जब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, चूंकि कंट्रोल करने के लिए आया था, ये इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए आया था, तो जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, तो बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर को क्या करना, उसको प्रमोट करके क्या बना दिया इन्होंने, गवर्नर जनरल बना दिया। और जो बम्बई प्रेसिडेंसी है, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी और ये मद्रास
मद्रास प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को किसके अधीन कर दिया? सबऑर्डिनेट कर दिया किसके? बंगाल प्रेसिडेंसी के। ठीक है, अब ये किसके अंडर में आ गए? अब ये अंडर में आ गए किसके? बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में। तो बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया? गवर्नर जनरल बना दिया। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को किसके अंडर में कर दिया? बंगाल के गवर्नर को। अब बंगाल का गवर्नर इनको क्या करेगा? गवर्न करेगा, इन पर क्या जमाएगा? अधिकार जमाएगा। ठीक है, पहले तो स्वतंत्र थे, इनका कोई कंसल्ट नहीं था, कोई कॉन्टेक्ट नहीं था, ठीक है, आपस में। परंतु जब कहां तक? 1773 से पहले, 1773 से पहले ये स्वतंत्र थे। परंतु जब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसमें बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर कर दिया किनको? बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी लाई गई थी वो कब लाई गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी कब लाई गई थी? तो लाई गई थी आपके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो लिख सकते हैं अपन फीचर्स में क्या कहते हैं। अब पहली चीज तो क्या लिखेंगे अपन? इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। भैया इसमें क्या कर दिया? बंगाल के गवर्नर को प्रमोट करके क्या कर दिया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, अब प्रमोट कर दिया तो अब जैसे कोई भी आदमी है, पहले केवल एक ही पार्टी संभाल रहा था, ये आदमी केवल इस पार्टी को संभाल रहा था, तो इसके ऊपर जो प्रेशर है वो कम होगा। परंतु अब इसको ये वाली पार्टी भी दे दी, ये वाली पार्टी भी दे दी, तो इसके ऊपर क्या हो गया? प्रेशर बढ़ गया। तो इसके लिए इसके साथ साथ क्या है? इसको पावर की भी जरूरत पड़ेगी, तो इसके पावर को बढ़ाया गया। अब पावर को बढ़ाने के लिए, इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक काउंसिल बनाई गई, तो 4 मेंबर काउंसिल बनाई गई। तो लिख सकते हैं अपन, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड इट created 4 member एग्जीक्यूटिव कार्यकारी, इनको गवर्नर जनरल के कार्य में हाथ बटाने के लिए, क्योंकि अब क्या है, इसका प्रमोशन होकर क्या है, दूसरे पद पर, ऊंचे पद पर चला गया। गवर्नर से क्या बना दिया? इसको गवर्नर जनरल बना दिया। तो ऑब्वियसली जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी की इसके अंडर में आ जाती है, पहले तो क्या है, इसके पास केवल बंगाल प्रेसिडेंसी थी। बंगाल प्रेसिडेंसी थी तो कार्य का भार कम था। अब इसके पास क्या है? अतिरिक्त कार्यभार आ गया। तो अतिरिक्त कार्यभार आ गया तो इसको और लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो 4 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। किसको? इट क्रिएटेड 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव टू असिस्ट हिम। किसको असिस्ट करने के लिए? बंगाल के गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए क्या बनाई गई? एक 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट प्रोविजन तो क्या है? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और उसकी असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर की एक काउंसिल बनाई गई। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए जो 4 मेंबर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी, वो कौन सा एक्ट में बनाई गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। फर्स्ट बार जो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था, सेंट्रलाइजेशन किया गया था, तो सेंट्रलाइजेशन फर्स्ट टाइम कब किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। अब बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बना? बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल वही बनेगा जो लास्ट गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है। वॉरेन हेस्टिंग्स, ऐसा लिखते हैं,
वॉरेन हेस्टिंग्स becomes the first governor general of बंगाल। वॉरेन हेस्टिंग्स को क्या बनाया गया? फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया गया बंगाल का। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एसएससी जेईई में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कौन? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो आपका आंसर क्या होगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो लिख देता हूं मैं, वॉरेन हेस्टिंग्स लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। वॉरेन हेस्टिंग्स क्या था? लास्ट गवर्नर था और फर्स्ट गवर्नर जनरल था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ही था बंगाल का लास्ट गवर्नर, क्योंकि जो लास्ट गवर्नर था वही तो फर्स्ट गवर्नर जनरल बनेगा, उसी को तो प्रमोट किया है उन्होंने। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग्स। और लास्ट गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स ही था। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन यहां से इस टॉपिक से बन रहे हैं। अब इसके बाद अपन चलते हैं, इसमें एक प्रोविजन और आया था कि जो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट है, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था वो कब हुआ था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू 1774 में स्टैब्लिश हुआ था। तो लिख सकते हैं अपन, द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट was established in Calcutta in 1774। अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि जो सबसे पहले ब्रिटिश काल में सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था, वो कब किया गया था? 1774 में किया गया था। परंतु वो क्वेश्चन को घुमा के ऐसा ही पूछ सकता है आपसे, जो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जो स्टैब्लिश किया था कलकत्ता में वो कौन से एक्ट में किया था? वो किया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो क्वेश्चन दो तरीके से बन रहा है इसमें। एक तो बन रहा है कि स्टैब्लिश कब हुआ था? स्टैब्लिश हुआ था 1774 में। और स्टैब्लिश कौन से एक्ट, जो स्टैब्लिशमेंट का जो प्रोविजन था वो कौन से एक्ट में था? 1773 के एक्ट में था। ठीक है, तो इस प्रकार से दो क्वेश्चन बन रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो बनेगा कि कब स्टैब्लिश हुआ था? 1774 में। और कौन से एक्ट में? 1773 में। तो यह था रेगुलेटिंग एक्ट। इसके इस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट किया गया था, कंट्रोल किया गया था। और इसमें बहुत सारी बातें, परंतु वो संविधान से रिलेटेड नहीं है। जब अपन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे इंडिया की, वहाँ इसको और ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्या होता है, जो लोग, जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे, अब ये क्या है, यहाँ के लोगों पर क्या करते थे? यहाँ के लोगों से प्रेजेंट्स लेते थे, उपहार लेते थे, मतलब टैक्स, मतलब ऐसे गए, कोई भी जैसे कंपनी का कर्मचारी अच्छा सा मैनेजर है तो निकल गया भारत के किसी भी क्षेत्र में, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी है, बंगाल प्रेसिडेंसी से कोई भी गवर्नर निकल गया, सॉरी गवर्नर नहीं, कोई भी कर्मचारी निकल गया और किसी भी एरिया में लापता दे। तो इस प्रकार की गतिविधियां करते थे। तो इस प्रकार की गतिविधियों पर भी क्या कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने? बैन लगा दिया कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी क्या नहीं लेगा, इंडिया के लोगों से कोई भी प्रेजेंट नहीं लेगा, किसी भी प्रकार का कोई धन नहीं लेगा, उनको क्रिटिसाइज करके। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया। अब इसी बीच में अपन कल की जो क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे जो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, इसके बाद इसमें क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए बाद में। तो 1781 में एक आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, तो उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। चूंकि जो कानून बन के आया है, अब एक कानून है तो यही है ही नहीं कि अंतिम सत्य है, अंतिम सत्य तो है ही नहीं।
अब इनमें क्या है, रिफॉर्म्स भी करना पड़ा। तो इनको रिफॉर्म्स कब करेंगे, किसी भी चीज़ को अपन पहले यूज करते हैं तभी तो पता लगता है कि इसमें क्या क्या चीज़, इसमें किस किस चीज़ की कमी है, किस किस चीज़ की अच्छाई है, किस किस चीज़ की बुराई है। तो कंपनी ने इस रूल को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने कम से कम 7-8 साल तक अप्लाई किया, फिर देखा कि इसमें क्या क्या रिफॉर्म्स करने की अपन को ज़रूरत है। तो उसके लिए फिर बाद में 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था, उसको अपन कल डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय। मिलते हैं कल वाले वीडियो में।